नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच, बाल विकास और पेडागोजी के 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Who among the following used procedures where the client was asked to enact a role during a therapeutic सिचुएशन? निम्नलिखित में से कौन सा उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसमें व्यक्ति को एक चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहा जाता है? अब यहां पर अगर हम देखें तो सिगमंड फ्रायड हमारे पास साइकोएनालिसिस करते हैं, यानी मनोविश्लेषण करते हैं और अचेतन अनकॉन्शियस माइंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। कार्ल जुंग भी हमारे पास साइकोएनालिसिस ही है, मनोविश्लेषण ही देखने को मिलता है इनका भी। ठीक है, तो ये भी हमें क्या देखने को मिलता है? साइकोएनालिसिस देखने को मिलता है, मनोविश्लेषण देखने को मिलता है। यानी ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों ही हमारे पास अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए, अनकॉन्शियस माइंड को समझकर उसको थेरेपी करते हैं, तो ये दोनों हमारे पास यहां पे, क्योंकि ये डायरेक्ट थेरेपी है, ये हमें प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, अप्रत्यक्ष देखने को नहीं मिलता। इनडायरेक्ट थेरेपी कार्ल जंग कर रहे हैं, सिगमंड फ्रायड कर रहे हैं, और ये दोनों साइकोएनालिसिस को, एनालिटिकल मेथड को, मनोविश्लेषणात्मक विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड को समझकर, अचेतन मन को समझकर हम चेतना में फिर उनके लिए बहुत सारे थेरेपीज करवाते हैं। अब यहां पर दो दिखे हमें डायरेक्ट वाले जो हैं, कार्ल रॉजर्स और जॉर्ज केली। कार्ल रॉजर्स हमारे पास क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी करते हैं। ये हमारे पास क्लाइंट केंद्रित थेरेपी करते हैं, जबकि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है रोल प्ले के हिसाब से, हमें यहां पर इनेक्ट रोल प्ले के हिसाब से थेरेपी देखने को मिल रही है। तो जो रोल प्ले थेरेपी होती है हमारे पास, वो है जॉर्ज केली की। जो रोल प्ले थेरेपी हमें देखने को मिलती है, भूमिका निर्वाह के अनुसार थेरेपी करने को देखते हैं कि जहां पे अलग अलग भूमिकाओं को थॉट आउट करना होता है, उसको निभाना होता है, और उससे व्यक्ति जो होता है अपने आप को बेहतर महसूस करता है। इसी में हमें एक अभी थेरेपी देखने को मिले कि अपने आप को हिंसक बनाइए और चीजों को तोड़िए फोड़ेंगे तो उससे एग्रेशन निकल जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट थेरेपी हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास किसके द्वारा? जॉर्ज केली के द्वारा दी गई है। तो आंसर यहां चौथा है। चलिए नेक्स्ट देखें। Which of the following behavior can be used to identify a child with learning disability? आइडेंटिफाई करना है हमें लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। अधिगम में अक्षम, अधिगम निर्योग्यता के बच्चे की पहचान करने के लिए कौन सा दिया जाएगा? फ्रीक्वेंट मूड स्विंग किसके लिए होगा? ये होता है मूड स्विंग डिसऑर्डर। ये मूड स्विंग डिसऑर्डर के लिए होता है। फिर हमें देखने को मिलता है वॉज को 100 या 21 को 12 लिखना, 21 को 12 लिखना। तो ये हमें देखने को मिलता है बिंब प्रतिबिंब। ये हमारे पास किसका है? ये डिसलेक्सिया के लिए है। ये हमें पठन वैफल्य के लिए देखने को मिलता है कि ये हमें देखने को मिलेगा। तो यही हमारा आंसर हुआ, क्योंकि अधिगम निर्योग्यता है डिसलेक्सिया, एक प्रथम जो पठन वैफल्य है, रीडिंग डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है डिसलेक्सिया में। तो यहां पर वॉज को 100 को वॉज, तो हमें ये एक रीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जो कि हमारा एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। एब्यूजिव बिहेवियर, ये हमें किसको है? डेलिक्वेंट चाइल्ड है। अपराधी प्रवृत्ति बालक है, अपराधी प्रवृत्ति बालक होता है। और लो अटेंशन एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी, कम समय तक ध्यान देना और उच्च शारीरिक गतिविधि, ये होता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये हमें चारों देखने को मिलते हैं। मूड स्विंग का डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया है, डिलिक्वेंसी है, और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है ADHD। ये चारों हमें इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आंसर यहां सेकंड रहेगा। Which type of conditioning are both CS and CR asserted beforehand? किस प्रकार के अनुकूलन में पहले से ही CS और CR का पता लगाया जा सकता है? तो यहां पर जब पहले से ही कंडीशनड हमें स्टिमुलस और कंडीशनड हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तो ये कौन सा है हमारे पास? ये कहलाती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें समुदाय में देखने को मिलेगा कि जो बच्चा कंडीशनड होकर हमारे पास आएगा उसी की क्लासिकल कंडीशनिंग होगी, यानी वो कोई चीज बदल चुका होगा। जैसे हम अपने भोजन के व्यवहार को देखते हैं,
हम अगर जंगली रहेंगे तो हम जानवर की तरह कच्चा जो है फल और कंद और मूल और मांस खाएंगे, लेकिन हम मनुष्य बन जाते हैं, हम कच्चा मांस पचा नहीं पाते, हम पका के ही मांस पचा पाते हैं, या बहुत सारी सब्जियां हम पका के खाते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग होगी। तो जब बच्चा कोई हमारे पास आता है तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ आता है। इसीलिए यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास हमें CS और CR स्वतः दिखाई देंगे। CS और CR में हम पहले देखेंगे साइन लर्निंग, वर्बल लर्निंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसमें हम करते हैं कंडीशनिंग, और इसके माध्यम पुरस्कार और दंड के माध्यम से, साइन के माध्यम से, या फिर इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। 3 यहां पर क्या होता है, यहां पे साइन के द्वारा हमें विभिन्न प्रतीकों के द्वारा हम परिवर्तन करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, क्यूज के द्वारा, हम संकेतों के द्वारा करते हैं, जो वर्बल होते हैं, बोल बोलकर हम संकेत देते हैं। और यहां पर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में हम स्टिमुलस के द्वारा, उद्दीपक के द्वारा, ये उद्दीपक रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट होते हैं। ये उद्दीपक होते हैं हमारे पास जो हम प्रस्तुत करेंगे, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, दंड और पुरस्कार, उसके माध्यम से कंडीशनिंग करेंगे, क्यूज के माध्यम से कंडीशनिंग करेंगे, साइन के माध्यम से कंडीशनिंग करेंगे। तो ये हम कंडीशनिंग कर रहे होते हैं, बच्चा अनकंडीशनड आता है। यहां पर बच्चा कंडीशनड आएगा, उसको बदलने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर बच्चा पहले से गालियां दे रहा है तो वो कंडीशनड है ना। अब हम उसकी गालियों का सुधार करेंगे। बिहेवियरल थेरेपी जब हम करते हैं या बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार की थेरेपी करते हैं, तो बच्चा पहले से होके आया होता है, तो इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। तो यहां पे आंसर हमारे पास 3rd है। When it is said that students of disadvantaged groups should be taught along with the normal student, it implies, जब ऐसा कहा जाता है कि वंचित समूहों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका निम्न अर्थ होता है। जब सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार इसे कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ाया जाता है। All type of students should be taught commonly in a classroom, जो हम देखेंगे with each other, that is called inclusive education। तो यहां पे आंसर हमें चौथा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें, when social beliefs are transferred from one generation to another, it becomes part of, जब सामाजिक मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है तो यह इसका हिस्सा बन जाता है। तो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः होता है, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, इसे संस्कृति का संचरण कहते हैं। जब संस्कृति धीरे धीरे बदलती जाती है, इसे कहा जाता है सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। जब हमारे देखते देखते चीजें बदलती हैं, हमारे देखते देखते चीजें कैसे बदलती हैं, जैसे कि हमारे देखते देखते पहले मोबाइल आया, पहले पेजर आया, पहले लैंडलाइन आया, फिर पेजर आया, फिर डिजिटल, फिर हमें एनालॉग मोबाइल मिला, अब डिजिटल मोबाइल मिला, और अब स्मार्टफोन आ गए। तो स्मार्टफोन आ गए तो ये हमारी सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी कितनी तेजी से बदल रहा है। वहीं पर इसके कारण जो सोशल स्ट्रक्चर्स में चेंज होते हैं, समाज में की संरचना में जो परिवर्तन होते हैं, उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, उसे सोशल चेंज कहते हैं। वहीं पर व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसे हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उसे व्यक्तिगत विकास कहते हैं। आंसर यहां पहला रहेगा, सामाजिक सांस्कृतिक संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें आपने बहुत सारे पुराने कंसेप्ट रिवाइज किए होंगे और नए नए कंसेप्ट सीखे होंगे। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में इसी तरह के और प्रश्न लेके और कॉन्सेप्ट लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।